हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 12th की हिस्ट्री की पहली बुक, जिसे हम लोग भाग 1 कहते हैं और प्राचीन इतिहास के नाम से भी जानते हैं, के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने उसके सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और उसी सिलेबस के माध्यम से जो भाग 1 पहली बुक जो है और उसका पहला चैप्टर जो है ईंट, मनके और अस्थियां, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने शुरू में आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपने अगर वीडियो देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मोहरों के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। मोहर हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। कल इसको हम लोग पढ़ रहे थे, अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो वजह से नहीं हो पाया। तो आज दोस्तों हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इसे हम 4 नामों से जानते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, तीसरा इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और चौथा इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यानी हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। दूसरा, हड़प्पा में जितने भी स्थल थे सब के सब सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुए थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये भारत की पहली सभ्यता थी जो नगरीकरण थी, यानी पूरे शहरीकरण था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और एक चर्चा हमने किया था कि यहाँ पर कोई भी लोहा की जानकारी हमें नहीं मिली है। पूरे हड़प्पा में किसी व्यक्ति को लोहा की जानकारी नहीं थी। वहाँ के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, अन्य धातुएं थी लेकिन लोहा नहीं था, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसे 4 नामों से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड जो है वो 2600 से लेकर के 1900 BC तक है, जो BC के बारे में कल मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग इसको चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा नामक स्थल पर यह संस्कृति पहली बार देखी गई थी। जैसा देखिए हमने आपको बताया ना कि सबसे पहले यह जो संस्कृति जो थी वो कहाँ पर देखी गई थी, हड़प्पा नामक स्थल पर, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अभी हमने बताया ना कि इसे किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बाबू एग्जाम्पल दिया था कि घर में अगर कोई पहला व्यक्ति होता है तो कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो सबसे पहले बड़े वाले व्यक्ति का नाम याद करता है। इसी तरह से सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी तो इसलिए हड़प्पा नाम रख दिया गया। और ये सभ्यता पूरी की तरफ सिंधु नदी किनारे थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया। अब करिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी वस्तुएं, मतलब वहां से क्या क्या हमें आज मिला है। तो मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं। मोहरे मैंने समझाया था जो ठप्पा मारते हैं लोग, मनका यानी गहना होता है, बाट मतलब जो वजन करने वाला जो बटखरा होता है, पत्थर के कुछ फलके मिली है, मतलब हथियार वगैरह औजार वगैरह मिले हैं, और पका हुआ ईंट की जानकारी मिली है। ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से पक्की ईंटों की जानकारी मिली, यानी उनके पास टेक्निकल था कि वो लोग ईंट को क्या करते थे, पका लेते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखने में सफल हुए हैं। कल हमने बताया था ना कि किसी भी चीज़ के इतिहास या कोई भी इतिहास लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पुरातात्विक चीज़ होनी चाहिए और नहीं तो दूसरा साहित्यिक चीज़ें होनी चाहिए। अब हड़प्पा में तो साहित्य था, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी होगी और लिखी भी है, उनकी लिपि भी थी, लेकिन हमने कहा था ना कि उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं और नहीं पढ़ने के अभाव में हम लोग वहाँ के इतिहास को लिखित नहीं मान रहे हैं। और ऐसे में हमारी अब इतिहास लिखने की डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ जाती है, पुरातात्विक वस्तु यानी ऐसी चीज़ें जो नष्ट जल्दी ना होती हो, उन्हीं में हम मोहर को ले लेते हैं, मनके को ले लेते हैं, बाट को ले लेते हैं, पत्थर के फलक को ले लेते हैं, पकी हुई ईंटों की ले लेते हैं, वहाँ के नालियों का निर्माण, मकानों का निर्माण,
इन सब चीज़ों के आधार पर जो हमने इतिहास लिखा है, इस इतिहास को हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बेटा ये हमें देखना है कि ये वस्तुएं कहाँ कहाँ पाई गई है। देखिए, अब अफगानिस्तान में पाई गई है, बलूचिस्तान में पाई गई है, ठीक है ना, गुजरात के क्षेत्रों से मिली है। इससे ये एक जानकारी मिलती है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, ठीक है, तो आप इन चीज़ों के आधार पर बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में, ध्यान से समझना बाबू, उत्तर में यानी ऊपर में जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह था, वहां तक इसका विस्तार था। यानी उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दायमाबाद एक जगह मिलता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में जो पड़ता है दक्षिण में, वहां तक। पूरब में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक जगह है, वहां तक इसकी जानकारी मिलती है। और पश्चिम में पाकिस्तान तक इनकी जानकारी मिलती है। यानी इस प्रकार से हमने चौहदी देख लिया, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान पश्चिम में, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस एरिया में ये पूरी सभ्यता जो थी फैली हुई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं सभ्यता के प्रमुख केंद्र के रूप में। अब देखिए, ये याद रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पक्का 100% हमेशा पूछा जाता है लिखित एक एक नंबर में, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने किया था इसी को। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी जी? दयाराम साहनी द्वारा। और दूसरा एक प्रमुख स्थल था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बेटा? राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। इस प्रकार इन दो स्थलों की खोज आपको हमेशा ही एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। आपकी 12वीं क्लास के एग्जाम से लेकर के आगे अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह किसी भी चीज़ की 12वीं पास करने के बाद, तो वहाँ पर भी ये सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा, और ये दोनों लोग मार्शल के नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई कर रहे थे लोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आ गया कि दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा की खोज किए थे 1921 में। राखल दास बनर्जी जो थे वो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट अब आता है कि पूछा जाता है कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो पीछे हमने चर्चा किया कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो खुदाई से मिली हुई इमारतें, इमारत मतलब होता है भवन, जो वहाँ की बिल्डिंग थी उससे हमें जानकारी मिलती है। निश्चित तौर पर मिलेगी, बिल्डिंग देख करके हम बता सकते हैं। और मान लीजिए बहुत अच्छी बिल्डिंग है तो हम तो यही कहेंगे ना कि उस समय के लोग काफ़ी विकसित रहे होंगे, उनके पास पैसा काफ़ी रहा होगा, तो वहाँ उन्होंने मकान अच्छे बनाए। मृदभांड भी अगर अच्छे होते हैं, मृदभांड भी कई तरह के, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, वो कई प्रकार के होते हैं। और वो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे फ्यांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर अच्छे अच्छे मिलते हैं तो इसका मतलब ये था कि वहाँ के लोग काफ़ी विकसित थे। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना, गहना अगर पहनते हैं लोग, गहनों का प्रमाण मिलता है, तब भी पता है कि वहाँ के लोग क्या थे? विकसित थे। औजार, औजार मिलता है तो इससे ये पता चलता है कि क्या वहाँ के लोग शिकार भी करते थे। और हड़प्पा सभ्यता से मूर्तियों की भी जानकारी मिलती है। शिव भगवान शंकर के रूप में शिव की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा मूर्तियों की जानकारी में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां तो जरूर मिली है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। याद रखिएगा, क्या रखिएगा? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता में मंदिर मिला है, तो आप उसका उत्तर देंगे नहीं, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं मिला है, मूर्ति जरूर मिला है। और आपको एक चीज़ बता दें आपको कि मूर्ति मिलना एक अलग बात होता है और मंदिर होना एक अलग बात। देखते हैं गांव देहात में हमारे यहाँ क्या होता है, पेड़ों के नीचे मूर्ति रख करके हम लोग पूजा कर लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ मंदिर भी होना जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। हड़प्पा में मूर्तियाँ जरूर मिली हैं, मंदिर का प्रमाण नहीं था। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख स्थल हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मैचिंग करने के लिए, मिलाने के लिए कि कौन सा स्थल अभी वर्तमान में कहाँ पर है। जिसे पूछा जाता है ना, एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किन किन जगहों पर फैली थी। तो अगर आज की बात किया जाए, उस समय में तो केवल एक ही था हिंदुस्तान,
लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा देश है बेटा? तो एक तो अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था, कुछ जगह अफगानिस्तान से मिले हैं जैसे सुरतगई, कुछ जगह पाकिस्तान से मिले हुए हैं और कुछ जगह हिंदुस्तान में मिले हुए हैं। तो इस प्रकार यह जो हड़प्पा सभ्यता था, जिसे हम लोग एनसीईआरटी बुक में ईंट, मनके और अस्थियां के नाम से जानते हैं, ये 3 देशों में फैला हुआ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था कितने देशों में फैला हुआ था, 1 2 3 4 में, तो 3 देशों में फैला हुआ था। और वो देश, वो जो जगह थे, आज हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सा जगह कहाँ कहाँ था। कुछ प्रमुख जगहों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में शो करता है। जैसे नागेसर एक जगह था जो वर्तमान में अभी कहाँ है? गुजरात में था। बालाकोट एक जगह था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो भी एक जगह था जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे था। कोट दीजी, यह भी एक जगह था जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। धौलावीरा, ये भी एक जगह था, प्रमुख जगह था जो वर्तमान में गुजरात में यानी इंडिया में है। लोथल, यह भी एक प्रमुख जगह था जो वर्तमान में गुजरात में है। यह बंदरगाह भी था, यहीं से जहाज आती थी और जाती थी। लोथल वाले, हड़प्पा वाले लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे अन्य देशों से। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। कालीबंगा, ये वर्तमान में राजस्थान में है, भारत में था। बनावली, जो हरियाणा में अभी वर्तमान में है और ये भी भारत में था। इस प्रकार दोस्तों कुछ ये प्रमुख स्थल है जो पाए गए हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ये हमने ना एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोई जगह था। जैसे इसमें मान लीजिए हड़प्पा दिया हुआ है, तो ये चीज़ ना आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए यहाँ पे जो नदी ऊपर से आ रही है ना, रावी नदी आ रही है, उसी के किनारे स्थित है। तो आपका सवाल का जवाब क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पूछ दिया जाए मोहनजोदड़ो, तो वो तो सिंधु नदी के किनारे था। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सिंधु नदी जा रही है, ये यहाँ पे मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, सिंधु नदी की ही ये कट यहाँ पे जा रही है, चनहुदड़ो है, ये भी वहीं पे किनारे स्थित था। तो इस प्रकार से आप इसको मैप को देख करके अंदाजा ला लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ इसका फैलाव था। सिंधु नदी के किनारे ही सारी सभ्यताएं पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। तो इसमें देखिएगा, और कुछ स्थल भी दे दिए, जैसे गहरीवाला भी है, कालीबंगा, बनावली है, कोट दीजी, चनहुदड़ो, आमरी, बालकोट, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, मित्थाल। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ जगह है, ये धौलावीरा, नागेसर, लोथल, रंगपुर। तो ये आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना बाबू। इससे आपका क्या हो जाएगा कि मैप का जो क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में आपको मैप पूछता है, जैसे एक तो क्वेश्चन आता ही है मैपिंग वाला, तो मैपिंग में आ जाएगा तो ये जगह दे देगा और ये दर्शा देगा कि ये वर्तमान में जगह कहाँ पर है, चाहे 2 जगह दे देगा। तो इस तरह से आपका मैप अगर क्लियर हो जाता है तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं। यही मेरा उद्देश्य था मैप को इस तस्वीर में देने का। ठीक है बाबू, आगे हम लोग आप बात करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पहुँचते हैं जो इस किताब है उस किताब के पहले टॉपिक पे, जिसमें लिखा है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट यानी शुरुआत। तो सवाल ये उठता है कि आरंभ क्यों दिया है इसमें बेटा? कहने का उद्देश्य ये है कि हड़प्पा जो सभ्यता जो थी उसकी आरंभ कैसे हुई थी। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी के बीच में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो क्या आपको पता है कि 2600 में ही अचानक तो हड़प्पा सभ्यता नहीं आ गई होगी? आज मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, तो अगर दिल्ली में आज इतनी पब्लिक है तो क्या यह पब्लिक एक ही दिन में यहाँ पहुँच गई होगी? नहीं, धीरे 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 करके यहाँ पब्लिक आई होगी और एक समय ऐसा आ गया कि ये क्राउड बढ़ गया। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की भी शुरुआत जो हुई थी वो एक पीछे लंबे सी से हुई थी। हमें आप लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा 11वीं क्लास की बुक में, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो वहीं से चीज़ें शुरुआत हुई थी। नव पाषाण तक आते आते व्यक्ति के पास आग जलाने की क्षमता, आग का आविष्कार कर लिए थे, शिकार करना जान गए थे, रहने के लिए सीख गए थे, सब कुछ लगभग सीख ही गए थे। उसके बाद से धीरे धीरे ये लोग यहाँ रहने लगे। इसीलिए जब हम लोग हड़प्पा को पढ़ते हैं तो इस हड़प्पा के आरंभ के लिए हम लोग हड़प्पा को 3 लेयर में बांटते हैं, यानी स्तर पर बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ या आप हैं, तो हम लोग कहते हैं ना हमारे जीवन को हम लोग 2-3 भागों में बांट देते हैं। एक युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था,
यानी एक ऐसा अवस्था जो बचपन का रहा होगा, एक ऐसा अवस्था जो यंग स्थिति में रही होगी, एक ऐसा अवस्था जो बुढ़ापे का होता है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा को भी हम लोग 3 अवस्था में बांटते हैं। एक प्रारंभिक हड़प्पा, एक वर्तमान का हड़प्पा और एक बाद का हड़प्पा। तो इसमें हम लोग आरंभ देखते हैं कि हड़प्पा पहले से ही शुरू थी और धीरे धीरे कोई ना कोई एक एक चीजें आते 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 ये लोग कहाँ आ गए, सिंधु नदी के किनारे आ गए थे। उधर से आना शुरू हुए थे अफगानिस्तान की तरफ से। और सिंधु नदी के किनारे आकर जब इन्होंने बस गए तो आपको पता है कि नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होती है, ठीक है बेटा। और उसके किनारे जब कोई व्यक्ति बस जाता है तो वहां पे खेती करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इन लोगों के लिए भी ऐसा ही हुआ होगा। ये धीरे धीरे वहां आकर के बस गए और नदियों के किनारे खेती करने लगे और उसी नदियों के किनारे से वो लोग आगे बढ़ करके व्यापार करने लगे और अरब सागर से होते हुए मिस्र की तरफ भी ये लोग व्यापार करना शुरू कर दिए। तो यही आरंभ इसमें बता रहा है, कह रहा है कि विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियों का अस्तित्व हुआ था। आगे बात समझ में ना, यानी जो हमने 2600 से लेकर के 1900 के बीच में जो हमने विकसित हड़प्पा देखा था, एक डेवलप हड़प्पा देखा था, क्या वो विकसित हड़प्पा एक दिन की थी? नहीं, ये इसके पीछे कई तरह की संस्कृतियां थी, कई वर्षों से ये विकास होते आ रहा था और धीरे धीरे करते करते यहाँ पे आकर के एक पूर्ण विकसित सभ्यता हमें दिखाई देने लगी थी। अगला पॉइंट कर रहा है कि कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, निश्चित तौर पर मिलेगा ही। अब मान लीजिए कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी डेवलप सभ्यता थी, जो उस समय ये लोग नगरीकरण में रहते थे, नगर था। कभी कभी ना बेटा कहा जाता है कि अगर आज की सभ्यता से लोहा निकाल दिया जाए तो कहीं हम लोग हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा विकसित नहीं है, हमसे वो लोग ज़्यादा विकसित थे, लेकिन उस वक्त के परिस्थितियों में, आज के माहौल में नहीं। तो उनके पास कृषि करने के भी साधन थे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, आज ही की चर्चा करेंगे। पशुपालन भी करते थे वो लोग, पशुओं को पालते भी थे। शिल्पकारी यानी शिल्प यानी उद्योग धंधे भी वो लोग स्थापित करते, तभी तो वहाँ पे मान लीजिए गहना पहनते थे वो लोग, अच्छे अच्छे मिट्टी का बर्तन बनाते थे और इस्तेमाल भी करते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये उनके पास टेक्निक थी और इस प्रकार से वो लोग अपने जीवन को चलाए थे। तो यहाँ से भी हमें उनकी जानकारी मिल जाती है। बस्तियाँ छोटी होती थी, निश्चित तौर में शुरू में तो छोटी होगी, आगे चल करके धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होने लगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली ही है, तो दिल्ली भी तो शुरू में इतना विकसित तो नहीं रहा होगा, आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिल्ली इतना ज़्यादा विकसित हो गया है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई कि आरंभ का मतलब क्या होता है। आरंभ का मतलब होता है कि सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो विभिन्न संस्कृतियों के छोटे छोटे से आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2600 तक आते आते ये सभ्यता क्या हो गई, पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में आ गई। तो यहाँ से आपका अगर 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिखिएगा, वैसे यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, जो हमने पीछे चर्चा कर लिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आपको पूछा जाता है 3 नंबर से, कि निर्वाह के तरीके पूछा जाता है। निर्वाह के तरीके का मतलब समझते हैं बेटा। अब देखिए, निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए कोई तरीका ढूंढना। यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा जीवन है, तो हम अपने जीवन को कैसे चलाएं कि हमारे जीवन में खुशी हो। तो इसके लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, हमारे देश के किसान खेती करते हैं, उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, वर्कर काम करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है। तो बिजनेसमैन अपने जीवन के निर्वाह के लिए बिजनेस करता है, किसान अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेती करता है। तो इस और उसका अपना अपना तरीका है कि खेती का करने का तरीका अपना अलग है, बिजनेस करने का तरीका अपना अलग है, उद्योग लगाने का तरीका अलग है, लेकिन तरीका तो है ना बेटा। इसी को हम लोग निर्वाह के तरीका कहते हैं, तरीके कहते हैं। और ये तरीके भी कहाँ थे, हड़प्पा में विकसित हुए थे। वहाँ के लोग भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाए थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि निर्वाह के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। और इसमें ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वो निर्वाह के तरीका उनका कौन कौन था, किन किन चीज़ों से वो लोग आगे बढ़ते थे। चलिए देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। देखिए आ गया ना, क्या क्या था। तो वहाँ के जो लोग थे, जो निवासी थे, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होगा जी, तो पेड़ पौधों से मान लीजिए अनाज की उत्पत्ति हो, फल को मिल जाए, फल मूल मिल जाए, कंद मिल जाए,
पेड़ पौधों से लकड़ियाँ प्राप्त कर लेते थे मकान बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से खास करके हमारा यहाँ कहने का उद्देश्य क्या है, निर्वाह के तरीका में पौधों से वो लोग फल प्राप्त करते थे और उस फल को खाते थे वो लोग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, यानी जैसे मान लीजिए मछली थी, मछली को पकड़ कर मार के खा गए। जानवर को शिकार करते थे तो मांसाहारी भी होते थे। तो इस प्रकार से जानवरों को मारना, पेड़ पौधों से चीज़ों को प्राप्त करना उनके निर्वाह के तरीके थे। यानी आप यहाँ पे बेटा ये बात कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। अगर पेड़ पौधों से अपने जीवन के लिए कुछ चीज़ें प्राप्त करते थे तो निश्चित तौर से फल मूल प्राप्त करते होंगे, तो इस प्रकार वो क्या कहलाए, शाकाहारी कहलाए। अगर वो व्यक्ति जानवरों से कोई चीज़ प्राप्त करते होंगे, मार करके उन्हें खाते होंगे, तो इस प्रकार से वो लोग क्या कहलाए, मांसाहारी कहलाए। तो ये उनका तरीका अलग अलग हो गया। जैसे हम लोग का भी, आज हम लोग भी होते हैं शाकाहारी, कुछ लोग हैं कुछ मांसाहारी हैं। तो एक तो ये पहला तरीका आप लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त फल मूल का इस्तेमाल करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे, जैसे मछली को काटकर, मछली को पकड़कर खा जाना। बहुत सारी हड्डियां मिली हैं उस समय, तो इससे प्राप्त जानकारी होती है। दूसरा, एक चीज हो गया पेड़ पौधों से मिल गया। अब करें कि हड़प्पा के स्तरों से मिले अनाज के दाने, यानी देखिए कृषि करते होंगे, एक तो निर्वाह का तरीका ये भी हो गया। अभी मैंने आपको समझाया कि दाने जैसे जौ, गेहूं, दाल, सफेद चना, तिल शामिल थे। मतलब वहाँ के स्थल जो मिले हैं ना, वहाँ से इन सब चीज़ों की जानकारी मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के लोग खेती करते थे, निश्चित तौर पर खेती करते होंगे और खेती करते थे और उस खेती से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। आगे बेटा समझ में। दूसरा कह रहा कि बाजरे के दाने गुजरात से भी मिले हैं, ठीक है। चावल के दाने भी बहुत कम पाए गए हैं, लेकिन मिले तो जरूर हैं। तो चावल भी मिला है, बाजरा भी मिला है। चावल भी गुजरात में जो धौला थी लोथल जो था, वहाँ से भी चावल के दाने मिले हैं। तो इस प्रकार से निर्वाह के तरीके में कुछ जानकारी आपको मिल गई कि क्या क्या निर्वाह के तरीके थे। तो पेड़ पौधों से फल को प्राप्त करना, मांस मछली को खाना, फिर से अनाज के रूप में गेहूँ, जौ, चना, दाल, इन सब चीज़ों का प्राप्त करना उनके निर्वाह का तरीका होता था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक तो शाकाहारी वाला है, फिर अब कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की हड्डियाँ। अभी बताया कि जानवर को खाते होंगे वो लोग। हड्डियाँ जैसे भेड़, बकरियाँ, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल है। ये सभी पालतू जानवर थे, मतलब जानवर को पालते भी थे। पाल करके हो सकता है इनसे कोई चीज़ प्राप्त हो। मान लीजिए बकरी से दूध मिलता है, उसको बेचते होंगे। भैंस से दूध मिलता होगा, उससे बेचते होंगे। सूअर से भी कोई चीज़ें प्राप्त होती थी उनको बेचते होंगे, और उससे बेच करके जो पैसा मिलता होगा उससे अपना जीवन का निर्वाह करते होंगे। तो निर्वाह का समस्या तो आ गई ना, आ गई समझ में कि निर्वाह का मतलब क्या हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि जंगली जानवर, बराह, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या था कि ये लोग ये भी जानवर थे और वहाँ पे ये लोग इसको शिकार करते होंगे, और हो सकता है कि इसकी हड्डी को या कुछ चीज़ों को बेच करके कोई काम करते हों। तो वहाँ से भी तरीका इनका जीने का था। पक्षियों तथा मछलियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। तो इसका ये पता चलता होगा कि पक्षी को या मछली को मार कर खा जाते होंगे, तो इससे भी उनका जीवन निर्वाह चलता होगा। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग इसको पढ़ना अच्छी तरह से, समझना, इसको वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना। और मैंने कल बताया था कि मैं अपने स्टेटस पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा देता हूँ, वहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसका PDF डाउनलोड करके आराम से अपने पास रख लीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। तो निर्वाह के तरीका मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। बाकी जब हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर कराएंगे ना, तो वहाँ पर हम लिखित बताएंगे कि कैसे प्रश्न को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं। अब इसी निर्वाह के तरीके में कृषि प्रौद्योगिकी थी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, कि अगर वो लोग खेती करते थे तो उस खेती में वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज मान लीजिए कि हम लोग भी खेती करते हैं, भारत भी कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी क्या है, हमारा एक तकनीक है। तो क्या इन सब चीज़ों का प्रयोग वो लोग भी करते थे? इसी को हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, हमेशा 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको करते हैं बेटा। कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। निश्चित तौर पे कहने का मतलब है इस लाइन का
कि जो कृषि की जो विधि होती थी उससे स्पष्ट हमें जानकारी नहीं मिल पाता है, नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए कुआं ही होगा तो उस समय कुआं से लोग खेती तो निश्चित तौर पे करते होंगे, लेकिन क्या आज तक कुआं बचा होगा? कहीं ना कहीं वो मिट्टी से भर गया होगा, तो जानकारी में कैसे मिलेगी? वहाँ तालाबों के पानियों से लोग इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए, तालाब भी बंद हो गई, पानी सूख गया, खत्म हो गया। अगर मान लीजिए नहर का भी प्रयोग करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए, तो उसको भी मिलना आज के डेट में स्पष्ट है। तो वही कह रहा है कि जो भी कृषि का इस्तेमाल करते थे उनकी स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस समय के चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मोहरों पर मिली चित्रों से पता चलता है कि उनको वृषभ की जानकारी थी। अब देखिए पहली चीज यहाँ कैसे प्राप्त करते हैं, खेती कैसे करते थे लोग। मोहर हमने कल देखा, मोहर पर हमने कल देखा कि एक चित्र बना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा नोट्स में कि मोहर पर एक चित्र बना हुआ था, उसको वृषभ यानी हम बैल कहते हैं, यानी साढ़ कहते थे। वृषभ को उस समय हम लोग क्या कहते थे, साढ़ कहते थे। बैल तो अलग होते थे, साढ़ कहते थे, यानी साढ़ की जानकारी वहां पर मिलती है। अब साढ़ हो या बैल हो, ये अगर वहां पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल हम किस में करते होंगे, कृषि में करते होंगे। आज हमारे गाँव में अगर बैल पाए जाते हैं तो क्या उसका इस्तेमाल हम दो ही स्तर पर कर सकते हैं, या तो उससे हम कोई गाड़ी खींचने के लिए प्रयोग करते हैं या खेती के लिए। तो हमें भले ही खेती का प्रमाण ना मिला, लेकिन बैल का प्रमाण अगर मिल जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बैल आखिर रखते किस लिए हैं, निश्चित तौर पे खेती करने के लिए, यानी उस समय के लोग खेती करते थे। ठीक है, जैसे आज हम मोबाइल रखते हैं अपने पास, तो मोबाइल रखने का प्रमाण क्या है कि हम किसी न किसी से बात करते होंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमें ये प्रमाण ना मिले कि हम बात किससे करते हैं, लेकिन मोबाइल अगर रखे हैं तो ये देख करके कोई अंदाजा तो लगा सकता है ना, या तो ये व्यक्ति बात करता होगा या वीडियो देखता है या कुछ भी करता होगा। ठीक उसी तरह से बैलों से अंदाजा हम लगा लेते हैं कि उस समय के लोग खेती करते होंगे। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। क्लियर हो गया। चोलिस्तान के कई स्थलों, ये एक जगह का नाम है, कई स्थलों तथा बनावली, जो भी मैंने कहा कि गुजरात बनावली हरियाणा में है, बनावली में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। यानी देखिए मिट्टी का हल मिला है। ठीक, एक जानकारी, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी, यानी कोई न कोई एक चित्र मिला है। तो इसका मतलब कि अगर मिट्टी के हल की जानकारी मिल रही है तो इसका मतलब कि वो लोग खेती करते थे और हल का प्रयोग करते थे। तो एक प्रौद्योगिकी के रूप में क्या मिल गया हमें, बैल के रूप में बैल, और एक हल की जानकारी मिलती है, यानी वो लोग खेती किससे करते थे, हल से करते थे। जैसे आज हम लोग बैलों से करते हैं, अब तो ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर से खेती होती है, लेकिन हल की जरूरत होती है। आज हल हम लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मिट्टी का इस्तेमाल उस समय करते थे। उसके बाद लकड़ी का इस्तेमाल किए, लकड़ी से लोहा आया। ठीक, क्लियर एक चीज हो गया। अगला कह रहा है कि हर रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी 90 डिग्री पे काटते थे। आगे जाकर के समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पे काटना। 90 डिग्री आप समझ रहे होंगे, पढ़े होंगे मैथ में। तो इस तरह से वो लोग एक दूसरे को काटते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था। अर्ध शुष्क मतलब कि वो स्थान जहाँ पे थोड़ी बारिश कम होती थी तो वहाँ पे पाया जाता था। बारिश कम होती थी तो निश्चित तौर पर खेतियाँ कम होगी, तो उसके लिए वो लोग सिंधु नदी से पानी ले जा करके वहाँ पर वो लोग रखते थे और उसका इस्तेमाल करते। पानी अब लेकर कैसे जाएंगे, तो नहर से ले जाएंगे। तो नहर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान सुरतगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। आ गई बात ना, कुछ जगहों से नहरों के अवशेष मिले हैं, जानकारी मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, उस समय नहर का इस्तेमाल करते थे, जिससे फसलों की सिंचाई होती थी। क्लियर हो गया। यानी आज भी हम लोग नहर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है बहुत बड़ा, और भी छोटे छोटे हरियाणा में बहुत सारे नहरें हैं। तो इस तरह से हम लोग खेती के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो उस समय भी ये लोग फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो एक टेक्नोलॉजी क्या हो गई, नहर। दूसरा क्या हो गया, हल। तीसरा क्या हो गया, कुआं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई है थी। अब देखिए इसकी जानकारी में इसलिए नहीं मिलता है कि गाद यानी मिट्टी से भर गई है, प्राचीन नहरें जो है तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रमाण मिला है जिससे हम पता लगा लेते हैं। कुआं से प्राप्त पानी से सिंचाई की जाती थी। अब देखिए कुआं की जानकारी मिली है तो कुआं से भी पानी की सिंचाई निकाल कर खेती करते होंगे लोग। ये भी एक टेक्नोलॉजी हो गया, यानी कुआं हो गया, नहर हो गया, कुदाल हो गया, आपको क्या बोलते हैं ये हल हो गया। तो ये सब क्या था, उस समय की टेक्नोलॉजी थी। तालाब की जानकारी मिलेगी तो उसकी टेक्नोलॉजी, इन सब तकनीकों के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, खेती अपना करते थे। ठीक है बेटा, आगे समझ में। आगे हम लोग तो इस प्रकार से आपका इन चीज़ों को ध्यान से समझ करके ध्यान से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और इसका PDF अपलोड डाउनलोड कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम से। मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने स्टेटस पे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तरीके से।
अब आपको अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। मोहनजोदड़ो से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है वो 12वीं क्लास का जो फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का या फाइनल, इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक जगह ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय का केंद्र बिंदु था। कहा जाता है कि वो राजधानी थी उस समय की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों क्या थी, राजधानियाँ थी सिंधु सभ्यता की। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे कि एक नियोजित शहरी केंद्र का मतलब होता है कि कैसे इस शहर को बसाया गया था, प्लानेड शहर था, एक महत्वपूर्ण शहर था। तो इसलिए इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर देखते हैं, यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो जो मैं कल दूंगा आपको, धीरे धीरे बेटा मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से बताने का प्रयास करूँगा कि आपको हड़प्पा सभ्यता जो है, ईंट मन के अस्थियाँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप कोई भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपका आता है तो उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या लिखित वाला क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसे करने में सफल हो जाएंगे। उसके लिए बेटा आपको वीडियो देखिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस प्रकार से अपने नोट्स एक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत हुई तो आप इसको कमेंट में रिप्लाई करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अपने साथ साथ इसे बेटा लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हैं सबको शेयर कीजिए ताकि जो आपको बेनिफिट हो रहा है आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा चैनल आगे और बढ़े। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम आपको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।